जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीकांत सर की केमिस्ट्री की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, ये जो क्लास मैं चला रहा हूँ यूट्यूब पे, ये उन बच्चों के लिए है जो हमारे पास ऑफलाइन आकर नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं ऑनलाइन उनको यूट्यूब पर ही क्लासेस दे रहा हूँ, तो आप लोग मज़े से पढ़ते रहिएगा। पिछले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, हमने स्टार्ट किया था फार्मूला R = रो इंटू एल अपॉन ए। ये फार्मूला वेल नोन फार्मूला है, ज़्यादातर बच्चे इसको जानते हैं। इसमें R क्या होता है? R होता है प्रतिरोध, रो विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। रो है विशिष्ट प्रतिरोध, और L है तार की लंबाई, और A है अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा, जो चालकता होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी कि चालकत्व तो क्या होता है? G = 1/R। ठीक। R होता है, रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, R है प्रतिरोध, G है चालकत्व। अब विशिष्ट चालकता को कापा से प्रेजेंट करते हैं, और ये होती है विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? कापा कहते हैं, और विशिष्ट चालकता या नॉर्मली हम इसको चालकता कहते हैं। ठीक। ये चीज़ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी थी। पिछले लेक्चर में ये चीज़ हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी थी। अब ये तार के लिए है। अब हम लोगों को पढ़ना है विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता। आज जो हमारा मेन टॉपिक है, तो विद्युत अपघट्यों के विलयनों के लिए विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, और उसके बाद हमें पढ़ना है चालकता का मापन, मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं विशिष्ट चालकता। देखिए, विशिष्ट चालकता क्या है? कापा, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अगर हम इसका फॉर्मूला रख दें यहाँ से, अगर हम रो की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी L/R × A। ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक। तो इसको 1/R को हम G लिख सकते हैं, चालकत्व L/A। ठीक है। तो अगर हम तार की बात करें, तो अगर एकांक लंबाई का तार लें, और जिसका जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो आपका अगर एकांक है, तो विशिष्ट चालकता काहे के बराबर होती है? चालकत्व के बराबर होती है। लेकिन हमें क्या करना है? विद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए करना है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। देखिए, हमने एक विद्युत अपघट्य लिया, एक पात्र में विद्युत अपघट्य ले लिया, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। 2 इलेक्ट्रोड हमने उसमें लगा दिए हैं। ये है आपका एनोड, और दूसरा है आपका कैथोड। ठीक। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने रखी है 1 सेंटीमीटर। साथ ही साथ इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो भी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में हम 2 इलेक्ट्रोड लगाएं और उनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखें, और जो इलेक्ट्रोड लें उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हो, तो क्या होगा? यहाँ पर इसकी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो कापा = हो जाएगा G। ठीक। अब इसको इस तरीके से समझें। देखिए, अगर हम इस तरीके का एक क्यूबिक पात्र ले रहे हैं, घन के आकार का हम इस तरीके का एक पात्र ले रहे हैं। ठीक। जिसकी जो प्रत्येक एज है, उस एज की लंबाई है 1 सेंटीमीटर, और इसकी 2 सरफेसेस, जो आमने सामने वाली सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है। इन दोनों सरफेस को हम क्या कर दे रहे हैं? इलेक्ट्रोड बनाए दे रहे हैं। एक कैथोड बना दिया है, और ये हमने एनोड बना दिया है। ठीक। और इनके बीच में हमने क्या भर दिया है? इलेक्ट्रोलिट, यानी कि विद्युत अपघट्य।
इसके बीच में हमने विद्युत अपघट्ट भर दिया है, ये कैथोड है और ये एनोड है। अब देखिए इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये सब मिला के अगर इसमें जो विद्युत अपघट्ट के आयतन की बात करी जाए तो एक क्यूब है जिसकी प्रत्येक एज की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो विद्युत अपघट्ट पूरे तरीके से भरा हुआ है वो कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए जो इलेक्ट्रोड है उसकी लंबाई चौड़ाई यानी उसका एरिया जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस इलेक्ट्रोड के जो एरिया की बात करी जाए तो A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो दूरी है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी वो क्या है, वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का इलेक्ट्रोड लें और उन दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर रखें, 1 सेंटीमीटर रखें तो उसके बीच जो विद्युत अपघट्ट भरा होगा उसका आयतन कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 ml। इसका मतलब ये हुआ जाके कि अगर हम 1 ml विद्युत अपघट्ट का विलयन किसी पात्र में भरें तो उसका जो चालकत्व होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता कहलाएगी। यानी कि 1 ml विद्युत अपघट्ट के विलयन की जो चालकता होती है उसे हम विशिष्ट चालकता कापा कहते हैं। अब विशिष्ट चालकता की अगर मात्रक की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। कापा का मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ओम को हम महो भी लिख सकते हैं, MHO महो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। राइट, ये चीज़ समझ में आ रही है, बातें क्लियर हो रही ना। तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली, विशिष्ट चालकता निकाल ली। तो विशिष्ट चालकता अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 1 ml विलयन, 1 ml विद्युत अपघट्ट के विलयन की जो चालकता होती है उसे हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मोलर चालकता की। अब हेडिंग लगाएंगे क्या, मोलर चालकता। ठीक, मोलर चालकता लैम्डा m, मोलर चालकता को लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता को बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 ml विद्युत अपघट्ट के विलयन की जो चालकता है वो विशिष्ट चालकता है। इसमें आयतन कितना है, 1 ml है। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। बस यहाँ पर क्या है, जो विद्युत अपघट्ट लिया गया है उसका आयतन मान लीजिए VmL है। कितना है, VmL आयतन है, उसका आयतन है VmL और उसमें विद्युत अपघट्ट के कितने मोल घुले हुए हैं, 1 मोल घुले हुए हैं। विद्युत अपघट्ट के कितने मोल घुले हुए हैं, 1 मोल घुले हुए हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है जाके कि किसी विद्युत अपघट्ट के 1 मोल की जो चालकता होती है, किसी विद्युत अपघट्ट के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को मोलर चालकता कहते हैं। देखिए 1 ml विद्युत अपघट्ट के विलयन की जो चालकता होती थी वो विशिष्ट चालकता कहलाती है। लेकिन मोलर चालकता क्या होती है, 1 मोल जिसमें घुले हुए हैं, ऐसा विलयन जिसमें विद्युत अपघट्ट के 1 मोल घुले, उससे जो आयन प्राप्त हो रहे हैं उसकी जो चालकता होती है उसको मोलर चालकता कहते हैं। देखिए 1 ml की चालकता बराबर कापा विशिष्ट चालकता। 1 ml की चालकता कितनी है, कापा के बराबर है। 1 ml की चालकता काय के बराबर है, विशिष्ट चालकता के बराबर है। अब 1 मोल के द्वारा जो आयतन लिया गया वो मान लीजिए कितना लिया गया है, VmL लिया गया है। कितना लिया गया, VmL। VmL की चालकता बराबर कितनी हो जाएगी, 1 की कापा है तो VmL की कापा इंटू V हो गई जाके। ठीक, ये चीज़ समझ में आई भाई। 1 ml की चालकता कापा है, विशिष्ट चालकता, तो VmL की विशिष्ट चालकता कितनी है, कापा इंटू V। अब VmL में कितने मोल घुले हुए हैं, 1 मोल।
बात क्लियर हो रही है? VmL में कितने मोल घुले हुए हैं? 1 मोल। तो 1 मोल की जो चालकता होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोलर चालकता। तो मोलर चालकता लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू वी। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा देखिए, अब एक फॉर्मूला होता है मोलरता। मोलरता को हम लोगों ने कब पढ़ा है? विलियन वाले चैप्टर में अच्छे से मोलरता को हमने पढ़ा हुआ है। मोलरता m बराबर क्या होती है? मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। और हमारे मोलों की संख्या कितनी है? 1 है। तो मोलरता क्या हो जाएगी? 1 बटे V। ठीक, ये काय में है? लीटर में। लेकिन हम यहाँ पर क्या वॉल्यूम ले रहे हैं? ml में ले रहे हैं। इसलिए मोलरता m बराबर क्या हो जाएगी? 1000 अपॉन V। 1000 अपॉन V। तो V की वैल्यू क्या निकलेगी जाके? 1000 अपॉन m। देखिए, ये V की वैल्यू हमने मोलरता के पदों में निकाल ली। तो यहाँ पर हमारी मोलर चालकता क्या हो जाएगी? कापा इंटू 1000 बटे m। कापा इंटू 1000 बटे m। मोलर चालकता समझ में आ गई? यहाँ पर क्या थी? 1 ml विलेन की जो चालकता होती थी वो विशिष्ट चालकता कहलाती थी। 1 मोलर सांद्रण वाले विलेन की जो चालकता होगी उसको क्या कहेंगे? मोलर चालकता कहेंगे। ठीक, अब है तुल्यांकी चालकता लैम्डा E। देखिए, यहाँ पर विशिष्ट चालकता हमने समझी, मोलर चालकता समझी। मोलर चालकता में क्या होता था कि 1 मोल विद्युत अपघट्ट के विलेन की जो चालकता होती थी उसको मोलर चालकता कहते थे। यहाँ पर जो तुल्यांकी चालकता है उसमें 1 मोल की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? 1 ग्राम तुल्यांक। यानी कि किसी विलयन में, ऐसा विलयन जिसमें विद्युत अपघट्ट पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक घुले हों, उसकी जो चालकता होगी जाके वो हमारी होगी तुल्यांकी चालकता। राइट? अभी हम क्या बोल रहे थे? 1 मोल बोल रहे थे तो मोलर चालकता मिल रही थी। अब हम क्या बोलेंगे? 1 ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर में विलयन में। ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होते हैं? ग्राम तुल्यांक बराबर भार बटे तुल्यांकी भार। ये फार्मूला विलियन चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था। विलियन चैप्टर में ये फार्मूला पढ़ाया था, भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालना भी सिखाया था। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार जाके सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, उसमें जाके आप नॉर्मलता वाले सेक्शन में इसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। विलियन चैप्टर जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा उसमें जो नॉर्मलता हमने पढ़ाई है विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। जाके वहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए, बिल्कुल वैसे ही लगेगा। 1 ml की चालकता कितनी है? 1 ml की चालकता है कापा। VmL की चालकता कितनी है? कापा इंटू V। ठीक, अब अगर 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट के गोले हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? तुल्यांक चालकता या तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता लैम्डा E बराबर हो जाएगा कापा इंटू V। कापा इंटू V। ठीक, अब V की वैल्यू हमें नॉर्मलता के पदों में रखनी है। तो हम जानते हैं नॉर्मलता N बराबर क्या होता है, ये भी विलियन वाले चैप्टर में मिल जाएगा। देखिए, अगर वहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एक बात याद रखिए, सारे चैप्टर आप एक दूसरे से लिंकअप हैं। पिछला आगे काम आएगा, आगे काम में आएगा। अगर हम एक चीज़ को मिस करेंगे तो आगे वाली चीज़ें हमारे समझ में नहीं आएंगी। तो अगर हमें अच्छे से समझना है तो पुरानी चीज़ों को हमें लिंकअप या रिवाइज करते रहना पड़ेगा। मौका आपके पास है, आप पिछले वीडियो में जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगी ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे
विलयन का आयतन लीटर में, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या यहाँ पर कितने हमने बोले हुए हैं, 1 ग्राम तुल्यांक, यानी कि इसकी जगह हम रख देंगे 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1/v। ये है लीटर में, अगर इसको हम ml में बदलें तो हमारा n बराबर हो जाएगा 1000/v। क्या हो जाएगा, 1000/v। ठीक, तो v की वैल्यू हम यहाँ से नॉर्मलता के पदों में निकालेंगे तो 1000/n आ जाएगी। अब ये वैल्यू जैसे हमने यहाँ पर ये मोलरता की वैल्यू रखी थी, तो हमारा फार्मूला आया था, यहाँ से मोलरता की वैल्यू हमने रखी थी, तो लैम्डा m बराबर कापा इंटू 1000/m आया था। यहाँ से हम नॉर्मलता की वैल्यू रख देंगे, तो लैम्डा ई बराबर कापा इंटू 1000/n। ये हमारी हो गई जाके तुल्यांक की चालकता। तो आज हमने क्या समझ लिया है, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता, 1 ml विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता, 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता, आयतन निश्चित हो कोई भी हो, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है, 1 मोल की मोलर चालकता कहलाती है, और 1 ml की विशिष्ट चालकता कहलाती है। समझ में आ गई चीज़, क्लियर है ना। चलिए अब इनमें हम संबंध और पढ़ लेते हैं। मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता में संबंध। तो भैया इनमें संबंध समझने की कोशिश करते हैं, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है, समझें, समझ लो। देखो मोलर चालकता लैम्डा m बराबर क्या होती है, कापा इंटू 1000/m, जहाँ m मोलरता है और कापा हमारी विशिष्ट चालकता है। ये तो हो गई मोलर चालकता। दूसरा फार्मूला हमने क्या निकाला था, तुल्यांकी चालकता, कापा इंटू 1000/n। ठीक, कापा इंटू 1000/m, और दूसरा था कापा इंटू 1000/n, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखिए लैम्डा m बटे लैम्डा e बराबर कापा इंटू 1000/m बटे कापा इंटू 1000/n। तो ये कट जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा n/m, यानी एक फार्मूला हमें मिल गया कि मोलर चालकता बटे तुल्यांकी चालकता बराबर नॉर्मलता बटे मोलरता। एक फार्मूला हमारा ये संबंध आ गया है जी, आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो देखिए लैम्डा m बटे लैम्डा e, सही लिखा करो, सही लिखने से सही रहता है। तो लैम्डा m बटे लैम्डा e बराबर नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में, बटे अणुभार मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। फार्मूला होता है, नॉर्मलता का फार्मूला होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में, और मोलरता का होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो ये आयतन कट गया जाके, लैम्डा m बटे लैम्डा e। ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है भार बटे तुल्यांकी भार, बटे मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार। तो ये आपका हो जाएगा अणुभार बटे
तुल्यांकी भार, यानी कि लैम्डा एम बटे लैम्डा ई बराबर एम भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालना भी हमने विलियन वाले चैप्टर में आपको सिखा दिया था। अगर आप नए हो, पहली बार आए हो, तो वहाँ पर जाके इसको देख सकते हो। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं एक्स। जो भी रेशियो आएगा वो हमारा मूलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का संबंध हो गया। जाके देखिए अच्छे से समझ में आ गया मूलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, मज़ा आ रहा है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं चालकता का मापन, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। तो अब हमें सेल की चालकता निकालनी है। क्या निकालनी है? चालकता। ठीक है, तो देखिए चालकता प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है, राइट। चालकता प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है। तो हम क्या करें, सेल का प्रतिरोध निकाल लें, सेल का प्रतिरोध निकाल लें। देखिए सामान्य तार का प्रतिरोध हम काहे से निकालते हैं? फिजिक्स में अगर हमने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये बात कि जो प्रतिरोध होता है उसको हम व्हीटस्टोन सेतु से निकाल सकते हैं। यानी R1/R2 बराबर R3/R4 लगाते हैं, जिसमें से हमें 3 प्रतिरोध पता होते हैं और एक नहीं पता होता, उसको हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सीधे विद्युत अपघट्ट को नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें सेल का प्रतिरोध निकालने के लिए, जिसकी सहायता से हम सेल की चालकता निकालेंगे, उसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो व्हीटस्टोन सेतु, जिसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है बहुत अच्छे से, और दूसरा हमें चालकता सेल की आवश्यकता होती है। व्हीटस्टोन सेतु और चालकता सेल की। तो चालकता सेल क्या होता है? ये पायरेक्स कांच का बना हुआ होता है, जिसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड एक निश्चित दूरी पर लगे होते हैं और उनका जो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो भी निश्चित होता है। तो देखिए इसमें L/A यानी कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उनके एरिया का जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं सेल स्थिरांक। क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक। ठीक है, तो जिस विद्युत अपघट्ट का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे कंडक्टिविटी यानी कि चालकता सेल में भरकर एक व्हीटस्टोन सेतु से जोड़ देते हैं। जैसे चित्र में हमने जोड़ रखा है, ये एक प्रतिरोध R1, R2, R3 ये की नॉन प्रतिरोध हैं, और सेल का जो विद्युत अपघट्ट है, जो विलयन भरा हुआ है, सेल में विद्युत अपघट्ट का जो विलयन भरा हुआ है उसका प्रतिरोध हमें मान लिया हमने कितना है, X है। तो उस सेल को हमने इस व्हीटस्टोन सेतु में इस तरीके से जोड़ दिया है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस सेल में हम DC की बजाय AC को प्रवाहित करते हैं, दिष्ट धारा की बजाय अल्टरनेटिंग करंट को हम इसमें प्रवाहित करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि DC प्रवाहित करने पर जो विद्युत अपघट्ट का विलयन है उसका अपघटन हो जाता है, जिसकी वजह से विलयन में या विलयन की विद्युत अपघट्ट के विलयन की सांद्रता बदल जाती है, सांद्रता बदल जाती है, और इस प्रभाव को हम कहते हैं ध्रुवण प्रभाव। क्या कहते हैं? ध्रुवण प्रभाव। तो इसका क्या विकल्प है? अगर हम DC प्रवाहित करेंगे तो उसका विद्युत अपघटन हो जाएगा, जिसकी वजह से सांद्रता बदल जाएगी और उसका एक्चुअल प्रतिरोध नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए हम DC का अल्टरनेट AC उसमें प्रवाहित करते हैं। और वैसे तो व्हीटस्टोन सेतु में हम काहे का प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि गैल्वेनोमीटर AC को नापने में सक्षम नहीं होता है। उसके लिए हम नल पॉइंट डिटेक्टर का प्रयोग करते हैं, शून्य विक्षेप सूचक यंत्र का। ठीक है, तो इस तरीके से ध्रुवण प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर प्लेटिनम ब्लैक का भी, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं, ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हैं इनके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग भी कर दी जाती है, ताकि क्या हो सके, ध्रुवण प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है? R1/R2 बराबर R3/R4, यानी कि इधर वाले प्रतिरोधों का अनुपात इज इक्वल टू इधर वाले प्रतिरोधों का अनुपात। तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से? R1/R2 बराबर
x/R3, जहाँ पर x क्या है, विद्युत अपघट्य के जो सेल का प्रतिरोध है वो हमें पता चल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा R1R3 बटे R2। ये प्रतिरोध हमें पता चल जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि जो है चालकता होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो विद्युत चालकता G बराबर 1/x हो जाएगी, जो कि विद्युत अपघटनीय सेल की चालकता है। ये हो जाएगी, x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगी R2/R1 इंटू R3। ठीक है, इसी के आधार पर हम विशिष्ट चालकता का निर्धारण कर लेंगे। विशिष्ट चालकता क्या होती है, कापा इज इक्वल टू 1/R/L/A होती है। विशिष्ट चालकता ये होती है कापा बराबर 1/R/L/A। और कापा 1/R क्या है, सेल की विद्युत चालकता, G इंटू L/A। ये क्या है, चालकता, ये क्या है, सेल स्थिरांक। तो कापा बराबर G इंटू सेल स्थिरांक। ठीक है, ये क्या है, सेल स्थिरांक। चालकता सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, L/A। चालकता सेल का सेल स्थिरांक L/A होता है। तो ये वैल्यू हमने सेल स्थिरांक की रख दी। ठीक है, अगर हमें सेल स्थिरांक निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, सेल स्थिरांक बराबर कापा/G, यानी कि विशिष्ट चालकता बटे चालकत्व। विशिष्ट चालकता बटे चालकत्व, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। सेल स्थिरांक बराबर, ये सेल स्थिरांक बराबर हो जाएगा विशिष्ट चालकता कापा/ चालकत्व G। ये चीज़ समझ में आ गई। तो सेल की चालकता निकालना, विशिष्ट चालकता निकालना आ गया। राइट, मज़ा आ रहा है। तो भैया ये ऑफलाइन क्लास जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, 12 के स्टूडेंट हमारे पास आके, उनको समय नहीं मिल पा रहा है या किसी वजह से जिनका टाइम मैच नहीं हो रहा, उनके लिए मैं ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे एक सीरीज़ बना रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चैप्टर चल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाके इसको आप शुरू से, जिसने आज ये पहले दिन चैनल पे आए हैं, वो शुरू से सारे पिछले वीडियो देख करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए, जो बच्चे यहाँ तक हमारे पास पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, उन बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ सके, उनका भी भला हो सके। और इसी के साथ ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।